हमारे चीफ जस्टिस थे गवाई, जो कि खुद भी शेड्यूल कास्ट से आते थे, उन्होंने साहब 1 अगस्त 2024 को एक जजमेंट दिया था। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने एक जजमेंट दिया था कि भाई शेड्यूल कास्ट में भी क्रीमी लेयर होनी चाहिए। अच्छा, अगर एक बात है, ये ओबीसीज में अगर क्रीमी लेयर है तो शेड्यूल कास्ट में क्यों नहीं, शेड्यूल ट्राइब में क्यों नहीं? क्यों नहीं भाई? आप इस तरह समझें कि शेड्यूल कास्ट में 1200 अलग अलग जातियां हैं, 1200, 1,000, और सारा जितना रिजर्वेशन है वो 2 जातियों तक से मिल जाता है, 90% जाटव और 10% पासी। शेड्यूल ट्राइब में 700 जातियां हैं, सारा रिजर्वेशन मीना तक समिट जाता है, सिर्फ 700 की जगह 1। ओबीसीज में 2,500 जातियां हैं, सारा रिजर्वेशन उत्तर भारत में यादव या कुर्मी समुदाय तक रह जाता है। तो अगर उसमें भी क्रीमी लेयर है तो इसमें शेड्यूल कास्ट में क्यों ना हो? लेकिन इसमें हुआ क्या था कि साहब 2004 में 2004 में एक ऑर्डर था, ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर हो ही नहीं सकती। व्हाट टाइप ऑफ आदेश इज दिस? ये जो समझ, जस्टिस गवई का बेटा और गांव में एक गरीब दलित का बेटा बराबर कैसे हो सकता है? अच्छा, अभी इसमें एक बात और समझे। तो उन्होंने एक आदेश, इस जो 2004 का आदेश था उसको जस्टिस गवई की बेंच ने पलट दिया। 6:1 से 7 जजों की बेंच थी, संवैधानिक भी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, और उसको जस्टिस गवई ने पलट दिया 6:1 से, और कहा कि नहीं, शेड्यूल कास्ट में भी सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, क्रीमी लेयर होनी चाहिए, अलग अलग हिस्से होने चाहिए। रोहिणी आयोग यही करके बैठी, पता नहीं क्यों इन लोगों उसको दबा के रखे हैं, पता नहीं कब लागू होगी। आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द रोहिणी आयोग, हालांकि ओबीसी के लिए, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूं कि उसमें उन्होंने क्यों रोक रखा है। बहरहाल चले, हो गया। अब मेरा एक सवाल दूसरा है। एक बार वो हिंदू की डिप्टी एडिटर थी विद्या सुब्रमण्यम, बड़ी दोस्त थी हमारी, अब तो आती नहीं, तो शायद रिटायर भी हो गई। तो उनसे बहस होती थी, बहुत नाराज हो जाती थी। अनुपम, आई विल नेवर टॉक टू यू अगेन। उठ के जाती थी, दरवाजे तक जाती थी, दरवाजा खोलती थी, फिर वापस लौट आती थी। तो मेरी बात सुनो। तो बहरहाल सीनियर थी, मैं उनकी इज्जत करता था, लेकिन हिंदू अखबार से आती थी, उनकी अपनी एक मेंटालिटी थी। तो मैंने उनसे पूछा, हमने कहा आप बताइए मैम, विद्या मैम आप बताएं कि जो जातियां या जो परिवार या जो लोग 3 जनरेशन, 4 जनरेशन, 5 जनरेशन से 100 साल से आरक्षण पा रहे हैं, आईएएस के बेटे आईएएस हो रहे हैं, आईएएस की बेटी आईएएस हो रही है, क्या तक गलत है? एक बात बताया मुझे। हमने कहा इसमें क्रीमी लेयर क्यों नहीं हो सकती? यू नो व्हाट शी सेड, क्या अनुभव, हम ये सब नहीं जानते, बस नहीं होगी, खत्म बात, दैट वे। तो एक बात जो मेरी समझ के बाहर है, इसको समझें। जब भी मैंने क्रीमी लेयर के बारे में कभी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म से कुछ कहा या लिखा, तो दलित, जितना वो दलित एक्टिविस्ट है, मुझ पर हमला कर देते, समझ में आता है, आम लोग भी हमला करते। मैं उनसे एक बात पूछता हूं कि अच्छा ये बताओ, क्रीमी लेयर से अगर कुछ दलित अधिकारियों के आरक्षण समाप्त हुआ तो वो किसी सामान्य वर्ग के आदमी को तो नहीं जाएगा, वो किसी ओबीसी को भी नहीं जाएगा। दलित का आरक्षण दलित को जाएगा, ओबीसी का आरक्षण अगर क्रीमी लेयर से कुछ लोग हटते हैं तो ओबीसी को जाता है। इतनी सी बात सोच के बताइएगा कि ये बात तो उनके भले की है ना, पर वो बात उनको समझ में क्यों नहीं आती, वो इसका विरोध क्यों करते हैं? मेरी जाति को लेकर गाली देते हैं, मेरे नाम को लेकर गाली देते हैं, तमाम चीजों को लेकर गाली देते हैं। मैं कहता हूं भैया, तुम्हारी सीट तुम्ही को मिलेगी, बस ये है कि हम अधिकारियों से जो 6 जनरेशन से पा रहे हैं उसको लेकर हम तुमको देने की बात कर रहे हैं कि तुम कौन होते हो हमारे पीछे पड़ने वाले, गेट आउट, हम अपना खुद देख लेंगे। जहां तक पॉलिटिशियंस का, इसका कारण समझिए, जहां तक पॉलिटिशियंस का सवाल है, आज संजय दीक्षित ने मुझसे सवाल पूछा था, मैंने उनको बताया, जहां तक पॉलिटिशियंस का सवाल है, आपको लगे कि मायावती क्यों नहीं बोलती, रावण क्यों नहीं बोलता, या चंद्रशेखर जाटव क्यों नहीं, और या रामविलास पासवान क्यों नहीं बोलते, चिराग पासवान क्यों नहीं बोलते? मैं बता रहा हूं उसका कारण। पॉलिटिशियंस को इस बात का डर है, क्योंकि जितने दलित पॉलिटिशियन हैं ये सब रिजर्व सीट यानी सुरक्षित सीटों से चुनाव लड़ते हैं। इन्हें इस बात का डर है कि आज नौकरियों में लेके आ रहे हैं, शिक्षा में लेके आ रहे हैं क्रीमी लेयर, कल राजनीति में भी ले आएंगे। संजय दीक्षित साहब से कह रहे थे कि भाई राजनीति में तो क्रीमी लेयर होती नहीं, तो हमने कहा तो होती तो साहब नौकरियों में भी नहीं थी,
आई कि नहीं आई? संविधान में क्रीमी लेयर का जिक्र ही नहीं, आखिर बाद में आई कि नहीं? एक दिन उनको डर लगता है कि यदि अगर दलितों की क्रीमी लेयर आज नौकरी में और उसमें फिर शिक्षा में आएगी तो अगला स्टेप होगा कि राजनीति में आ जाएगी, और तब दलित पॉलिटिशियन से कहा जाएगा कि भैया अगर तुम क्रीमी लेयर में आते हो तो तुमको सुरक्षित सीट यानी शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्व सीट है उससे चुनाव लड़ने को नहीं मिलेगा, ओपन जनरल सीट से चुनाव लड़ो। शेड्यूल कास्ट के लिए जो सीट रिजर्व है उसमें कोई गरीब दलित लड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, ऐसा ना मायावती चाहेंगी, ना चिराग चाहेंगे, ना रामविलास चाहेंगे, ना चंद्रशेखर चाहेंगे, कोई नहीं चाहेगा। तो हो क्या रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने एक्टिविस्ट के जरिए, सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए लोगों को भड़का रहे हैं। अब आप देखें इस बात को, यूजीसी वाला आंदोलन, यूजीसी रूल्स का, इसको सब हमारे प्रयागराज के इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सॉरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मारपीट हो गई, यहाँ इलाहाबाद से लेकर पटना तक हो रही। इसको लीड कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पे, और बिहार में इसको लीड कर रहे हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी के लोग। मेरे भाई, सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें ओबीसी को आनी थी, मैं कई बार आपको को बता चुका हूं। सबसे ज्यादा एससी एसटी एक्ट का इस्तेमाल 81% ओबीसी के खिलाफ होता है, 81%। हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज को मिला लीजिए तो आपको पता चलता है 54 से 55% अकेले ओबीसी। तो जो समाज में हो रहा हो यहां होगा, लेकिन ओबीसी को ये बात मालूम है, उन्हें मालूम है कि इस एक्ट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा उन्हीं के खिलाफ होगा, फिर भी वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? और प्रदर्शन ऐसा वैसा प्रदर्शन जरा देखें। आज मैंने लिखा है कि इन पे तो नाराजगी भी नहीं होती, तरस आता है। आपने बच्चों को किस लाइन में झोंक रखा है? आपको बताऊं, आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ पे बैन है, कोई छात्र चुनाव होता ही नहीं। मैं हमेशा कहता था छात्र संघ को बैन करना चाहिए। छात्र संघ हुए क्यों, इसको समझिए। स्वतंत्रता के बाद हमारी जो राजनीतिक पीढ़ी थी, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप थी, वो वृद्ध हो रही थी, बूढ़ी हो रही थी। तो छात्र संघ चुनावों के जरिए नए छात्र पैदा किए गए, नए छात्र नेता पैदा किए गए, और वो नेता आगे चल के पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य पे छा गए। सब छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं, चाहे बीपी सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे नारायण दत्त तिवारी हो, चाहे हेमवती नंदन बहुगुणा हो, चाहे चंद्रभानु गुप्ता हो, जितने सब छात्र राजनीति से निकल के आए सब। तो साहब अब तो पब्लिक कम और नेता ज्यादा है भाई, अब बंद कीजिए इसको। लेकिन किसी भी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि छात्र संघ की राजनीति बैन कर दे, क्योंकि सारी पार्टियों के अपने अपने छात्रों के बीच में दल है। कांग्रेस के एनएसयूआई है, भाजपा का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, समाजवादी पार्टी का समाजवादी युवजन सभा है, और कम्युनिस्टों का आइसा पाइसा ढेर सारे हैं। सिर्फ एक पार्टी ऐसी थी जिसका कोई छात्रों का संगठन नहीं था, और वो थी बसपा। तो जब मायावती 2007 में मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ बैन कर दिया। तो ये उन्होंने साहब बड़ा काम किया, लेकिन और अब इस बार योगी ने करा हुआ है। तो मतलब शिक्षा के मंदिर जिसको कहा जाता है, उसमें आप जाके राजनीति करवा रहे हैं बच्चों से। वो ढपली बजा बजा के जातियों का नाम पे गाली दे रहे हैं, बामन ठाकुर बनिया चोर, बाकी सब है DS4। व्हाट नॉनसेंस, क्या हो रहा है? आप रक्तपात करा देंगे, ये तो आप समझें कि बहुत लोग सोचते हैं ठीक है बोलते रहो, सोचिए अगर वो पलट के रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या होगा। तो आई रियली डोंट बिलीव। और ये तो जो हो रहा है, जो आपने देखा, ये तो जो ट्रांसजेंडर्स की गेज की प्राइड परेड निकलती है, ये वो हो गए छात्र से, आप इमेजिन करें। बहरहाल मैं देखकर हैरत में हूं कि यूजीसी रूल्स को भी लेकर किस तरह के कमेंट्स और किस तरह के पोस्ट आ रहे हैं। दलित एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि दलितों को मुसलमानों से सीखना चाहिए, और जिस तरह कश्मीरी पंडितों को मारा गया, अभी प्लीज मैंने आज वो सब स्क्रीनशॉट नहीं, हटा दें प्लीज, हटा दें। मैंने अभी निकाले जरूर थे पर मैं नहीं दिखाना चाहता।
जिस तरह कश्मीरी पंडितों को मारा गया, कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया, उनकी औरतों की इज्जत लूटी गई, वो हमको वो सब करना चाहिए। ये कहां जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात, ओबीसीज जिस इस बात को समझ रहे हैं कि इस एक्ट का इस्तेमाल उनके खिलाफ होगा, वो भी क्यों कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं इसका कारण बता रहा हूं। एक है थॉमस सोवेल, ब्लैक हैं और बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं अमेरिका के, उन्हें बहुत पहले नोबेल मिल जाना चाहिए, पर चूंकि उन्होंने वामपंथ की धज्जियां उड़ा दी इसलिए उनको आज तक मिला नहीं। वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, अब उन्हें पढ़िए कभी, आपको बहुत मजा आएगा। वो कहते हैं कि किसी जमाने में ईर्ष्या, जेलेसी एक कार्डिनल सिन था, यानी एक सबसे बड़े पाप में गिना जाता था। आज उसी जेलेसी को आप सोशल जस्टिस के नाम से बेचते हैं। मैं सोशल जस्टिस के खिलाफ नहीं, बात समझे। आप लोगों को नफरत बो रहे हैं, और इतिहास ने कई बार इस बात को साबित किया है कि नफरत मोहब्बत से ज्यादा बड़ा इमोशन है। मोहब्बत में तो फिर भी सीमाएं हैं, नफरत की कोई सीमा नहीं। ये किस तरह के पोस्ट आ रहे हैं आप बताएं? इस SC ST एक्ट, ये SC ST की क्रीमी लेयर जो चीफ जस्टिस ने कहा है, क्या कहा है उन्होंने कहा है कि जस्टिस गवाई ने जो आदेश दिया था उस पर भारत सरकार ने क्या किया है हमको बताएं। एक एप्लीकेशन आई उनके, देखें। उन्होंने कहा कि भाई आप, एक सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था पिछले CGI ने, आपने क्या किया है, एक एक्शन टेकन रिपोर्ट, आपने क्या काम किया हमको बताएं। तो अब इससे ब्राह्मणों का क्या लेना देना, या इससे सामान्य वर्ग के लोगों का क्या लेना? शेड्यूल कास्ट से आने वाले एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि शेड्यूल कास्ट में क्लासिफिकेशन होना चाहिए, तो निशाने पे कश्मीरी हिंदू क्यों आ गए? एक मैं आज देख रहा था, एक किसी ने आज कमेंट किया, एक महिला ने आज कमेंट किया, किसी महिला एडवोकेट ने आज कमेंट किया कि जिसको एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए उसे उस जनरेशन में किसी और को नहीं देना चाहिए। तो उसमें कोई तरुण जाटव है, उन्होंने कहा कि जिस घर से मंदिर में एक बार पुजारी बन जाए उसका मंदिर से जन्मजात आरक्षण खत्म होना चाहिए। अच्छा, इस तरह की बातें कह के नफरत फैलाई जाती है। आप देखें, सब लोग अपने अपने अंदर एक टेस्ट कर लें। चले, आप लोगों को तो मैं परिवार की तरह आपसे बात करता हूं, एक बार मैं शो कहिए रोक दूं 1 मिनट के लिए। आप सोचें, आप सोचिए आप कितने पुजारियों को जानते हैं? आप में से एक व्यक्ति कितने पुजारियों को जानते हैं? वही पुजारी जो आपके यहाँ पूजा पाठ कराने आते होंगे उनको जानते होंगे, और किसी को नहीं जानते होंगे। हकीकत यह है कि ब्राह्मणों की जनसंख्या का 1% हिस्सा भी पुजारी नहीं। साउथ इंडिया में तो सब ओबीसीज भी आ गए, दलित भी आ गए, सब आ गए, ठीक है। तो 1% हिस्सा भी पुजारी नहीं। वैसे भी मंदिरों का सरकारी नौकरियों से कुछ लेना देना नहीं। मंदिर से सरकार पैसा लेती है, देती नहीं है, छीनती है, और उस पैसे से फिर आपको नौकरी और आरक्षण देती है। इसलिए कोई कंपैरिजन नहीं। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, जो बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कि ये सारे घटनाक्रम आप देखेंगे तो पता चला जो आदेश ओबीसी के खिलाफ जा रहा है, ओबीसी उसी आदेश को लागू करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। यूजीसी रूल्स लागू करो। जो आदेश, जो कानून शेड्यूल कास्ट की, मतलब मैंने कहा ना कितनी 1200 जातियां, 1200 में 2 जाति चली। जो आदेश, जो कानून दलितों की 1200 में से 1198 जातियों के खिलाफ जा रहा है, वो 1198 जातियां सड़क पे उतर के वही कानून लागू करवाने पे आमादा है। क्यों? क्योंकि उन्हें भी ब्राह्मणों को गाली देनी, उन्हें भी ब्राह्मणों को गाली देनी। तो एक ब्राह्मण का आपने कंसेप्ट बनाया, उसको गाली दिया, और उसके बाद लोगों को गुमराह किया। आदमी अपने खिलाफ काम कर रहा है। ओबीसीज, सपा और राष्ट्रीय जनता दल के अपने खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग अपने खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने उनको एक सितारा दिखा दिया, एक तारा दिखा दिया, एक पॉइंट दिखा दिया कि बेटा तुमको उससे नफरत करनी है, और नफरत बढ़ती जा रही है। दिस इज वेरी डेंजरस। और इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी गवर्नमेंट, जो मैं कहता हूं ना कि अक्सर कहता हूं उनके अंदर इंटेलेक्चुअल डेप्थ की कमी है। मुझे लगता है कि सरकार को एक लीप ऑफ फेथ, यानी एक श्रद्धा की छलांग लगानी चाहिए, और लोगों को बताना चाहिए कि भैया ये जो एट्रोसिटी लिटरेचर है जो दलितों पे, और इसको मैं साबित, देखिए मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, मैं साबित करने की बात कहता हूं। हम अपने इतिहास के बारे में कैसे जानते हैं? कैसे? तो जो मूर्तियों पे लिखा है,
या जो शास्त्रों में लिखा है, या जो किताबों में लिखा है, जो ग्रंथों में, और क्या है, कोई टाइम मशीन तो है नहीं, आप पीछे तो जा नहीं सकते, आर्कियोलॉजी से जानते हैं, इसी तरह जानते हैं ना। तो साहब, आज हम अशोक के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, या तो उसके शिलालेखों से जानते हैं, आज चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो कुछ जानते हैं वो हम मेगास्थनीज के जरिए जानते हैं, यूनानी लेखकों के जरिए जानते हैं, ग्रीस के जरिए जानते हैं जो उस जमाने में आए थे। तो मेगास्थनीज ले लो, अलबरूनी ले लो, फरिश्ता ले लो, हेंसांग ले लो, फाहेन ले लो, कितने ढेर सारे राइटर, इब्ने बतूता ले लो, जितने राइटर्स आए उन्होंने भारत के चप्पे चप्पे पर अपनी कमेंट्री लिखी है। यहां ऐसा होता है, यहां ऐसा होता है, यहां ऐसा होता है, यहां ऐसा। एक भी, न मुस्लिम, न ग्रीक, न चाइनीज, किसी ने एक भी शब्द नहीं लिखा दलितों के ऊपर होते हुए अत्याचार को लेकर। ये जितना दलितों के ऊपर अत्याचार की कहानियां निकली, ये सब पिछले 150 साल में अंग्रेजों ने बनाई, हिंदुओं के अंदर डिवीजन पैदा करने के लिए, फूट डालने के लिए। तो आपको, सरकार को एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, सरकार को समझाना पड़ेगा, ये फर्जी है। वो मटकी वाली कहानी, झाड़ू वाली कहानी बाबा साहब ने कह दी अम्बेडकर ने। फिर उनसे पूछा गया कि आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा हमने भी कहीं सुनी थी, सबूत हमारे पास भी नहीं। नफरत आपको इस कदर अंधा कर देती कि आप अपने खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ कहानी सुनाई जाती थी कि साहब, एक बार एक व्यक्ति के सामने भगवान प्रकट हो गए। अब कहानी है, मतलब एक मैसेज देने के लिए। तो कहा, मांगो, क्या मांगते हो? क्या प्रभु कुछ भी मांग ले? कहा, शर्त एक है, तुम जो कुछ मांगोगे उसका दोगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। क्या साहब, ये क्या बात हुई? तो तुम 1 लाख रुपया मांगोगे, उसको 2 लाख, तुमको भी 1 लाख मिलेगा पर उसको 2 लाख मिलेगा। तुम 1 महल मांगोगे, उसको 2 महल मिलेंगे। ईर्ष्या क्या होती है? उसने कहा, प्रभु मेरी एक आंख फोड़ दीजिए और मेरे घर के सामने 50 फुट गहरा गड्ढा कर दीजिए। मतलब ये कि मेरे पड़ोसी की दोनों आंख फूट जाए, उसके घर के सामने 100 फीट गहरा गड्ढा हो जाए, उसमें गिर के मर जाए, और उसके लिए वो अपनी आंख फोड़वाने को तैयार है। ये एक दुर्भाग्य है जो इस देश का पीछा नहीं छोड़ रहा है।